अगर ईडी का केस मजबूत नहीं है तो कोर्ट बार बार संजय सिंह की या फिर मनीष सिसोदिया की बेल डिनाई क्यों कर रहा है? जब तक वे 3-3 बार बेल के लिए उन्हें अप्लाई कर रहे हैं उनकी हर बार डिनाई हो जा। विजय नायर वही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से एक तरह से ये आपके सभी तमाम सीनियर लीडर्स एक कटघरे में आकर के खड़े हो गए। कन्विक्ट किया कर रहे वे सिर्फ एक तरीके से नेता को परेशान करने के लिए, एक तरीके से ये वाला है कि बस नेता को डरा दो कि हाँ तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तुम डाले तो भाई कन्विक्ट करो कि भाई इतने साल की सजा हुई, 2 से 3% का कन्विक्शन रेट है, उससे ज़्यादा है नहीं। यानी कि एक से 21 लीडर सामान्य करेगा, उनमें से 115 अपोजिशन के हैं, तो आप 1 से 2% कन्विक्शन रेट है, तो ये तो सवाल निशान है बहुत बड़ा। यानी कि आज 2024 चल रहा है, 2011 सौदा मान लो आप आपका आंदोलन के टाइम, यानी कि आपने साफ सिर्फ करप्शन की पॉलिटिक्स सारी एंटी करप्शन की पॉलिटिक्स। ये तो एक बड़ा सवाल निशान है। जिस पार्टी की सारी राजनीति करप्शन और गरीब और उनका उत्थान के लिए हो, उसी पार्टी के सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर और भाई जो जितने भी बड़े बड़े मेन चेहरे हैं वे सब अंदर जेल में सिर्फ करप्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सोच के लिए केजरीवाल आने वाले टाइम में खतरा हो सकते हैं, इसलिए समय से पहले केजरीवाल को सेटल करना बहुत जरूरी है। इस सब शोर शराबे में कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये है क्या, दिल्ली लीकर पॉलिसी है क्या, और क्या इसमें एलिगेशंस हैं, क्या इसमें करप्शन है, क्या इसमें सो कॉल्ड करप्शन है, और क्या इसमें ईडी का रोल है, क्या ईडी के इसमें तर्क है, क्या इसमें कोर्ट का रोल है, और कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले हम आपको दिल्ली लीकर पॉलिसी के बारे में बहुत आसान और सरल भाषा में समझा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आप लोगों के बीच में हैं तर्क संगत के तीसरे एपिसोड को लेकर के। मकसद वही है, जो चीज़ें समाज में राजनीति में चल रही हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और एक समझने लायक भाषा में आप तक उन सब मुद्दे को हम पहुंचा सकें, उनके बारे में आपको बता सकें। इसी क्रम में आज देश की राजनीति में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, और ये बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं, और जो उन पर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है, ये दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के कार्रवाई की है। दिल्ली लीकर पॉलिसी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। काफ़ी टाइम से इसको लेकर के चर्चा चल रही थी, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल अरेस्ट अब तक इसमें हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसमें अरेस्ट हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं वो इसमें अरेस्ट हुए, और उसके बाद काफ़ी हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए। इसी क्रम में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी इसमें अरेस्ट हुई। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ, मीडिया में काफ़ी इसमें रिपोर्टिंग हुई कि दिल्ली लीकर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल अरेस्ट हुए। तो इस सब शोर शराबे में कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या, दिल्ली लीकर पॉलिसी है क्या, और क्या इसमें एलिगेशंस हैं, क्या इसमें करप्शन है, क्या इसमें सो कॉल्ड करप्शन है, और क्या इसमें ईडी का रोल है, क्या ईडी के इसमें तर्क है, क्या इसमें कोर्ट का रोल है, और कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले हम आपको दिल्ली लीकर पॉलिसी के बारे में बहुत आसान और सरल भाषा में समझा देते हैं। देखिए, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, वो दिल्ली के आबकारी मंत्री भी थे, आबकारी से रिलेटेड पॉलिसीज वो बनाते थे। तो ऐसे में साल 2021 में दिल्ली में एक लीकर पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी का मकसद था टू रेगुलेट द सेल ऑफ अल्कोहल इन द यूनियन टेरिटरी, इन द नेशनल कैपिटल। तो किस तरह से लाइसेंसेस बटेंगे, किस तरह से ठेके अलॉट किए जाएंगे, और किस तरह से शराब का वितरण एक तरह से प्रदेश में किया जाएगा, इसको लेकर के एक आबकारी नीति 2021 में बनाई गई, जिसका नाम था दिल्ली लीकर पॉलिसी, और या लीकर पॉलिसी 2021 का उसको नाम दिया गया। सबसे पहले ये लीकर पॉलिसी कंट्रोवर्सी में आई 2022 में, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने लेफ्टिनेंट जनरल को, एलजी को दिल्ली के अवगत कराया कि इस पॉलिसी में काफी लूप होल्स हैं, इस पॉलिसी में करप्शन है, इस पॉलिसी में काफी इरेगुलरिटीज है। वही वक्त था जब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने उस वक्त इस पॉलिसी की सीबीआई जांच करने की पहली बार मांग की। वो वाकया था जहां पर एक तरह से सवालिया निशान इस पॉलिसी पर लगे, इस पॉलिसी पर सवाल उठाए गए कि इसमें कुछ चीजें हैं जो डूबियस हैं, कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं हैं, कुछ इरेगुलरिटीज हैं, कुछ लूपहोल्स हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो हैं वो करीब 580 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज इसमें हुई है। मतलब मोटे तौर पर कहना था कि 600 करोड़ के करीब का इसमें करप्शन है। अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआती दौर से बताता हूं इसमें एलिगेशन क्या लगे, क्या आरोप लगे।
देखिए, पॉलिसी बनी, पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई और जिस जिस तरह से ईडी ने इसकी जांच शुरू की, तो जांच में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने लिकर पॉलिसी बनाई। लिकर पॉलिसी बनाई गई कोविड पेंडेमिक की पृष्ठभूमि में, और उस वक्त चीजें ऐसी हुई कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, या जो 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 एक तरह से शराब के ठेके चलाएंगे, आउटलेट्स चलाएंगे, दुकानें चलाएंगे, उनको लाइसेंस वितरण करेंगे, उनको सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ दिया जाएगा। और रिलीफ वो किसी भी तरह से दिया जा सकता था, या तो उनकी लाइसेंस फीस में छूट करके, या लाइसेंस फीस में रिडक्शन करके। तो इसी तरह की पॉलिसी लागू की गई। लिकर पॉलिसी में कहा गया कि जो भी शराब के विक्रेता हैं, उनको सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी, या कि किसी केसेस में इसको एक तरह से वीवर किया जाएगा, इसको विवोव किया जाएगा कि हम आपसे लाइसेंस फीस नहीं लेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट्स दैट देयर आर सर्टेन कर्ब्स ड्यू टू कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, उनके चलते हम आपको ये रिलैक्सेशन देंगे। और उसमें एलिगेशन ये लगाए गए कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा कि प्राइवेट एंटिटीज के लिए एक 12% का मार्जिन फिक्स किया, कि 12% का ये मार्जिन होगा जो आपको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें एलिगेशन ईडी के द्वारा ये लगाया गया कि 12% कह करके उसमें से 6% बैकडोर से वापस आम आदमी पार्टी के पास आ गया, इलीगल तरीके से उस पैसे को घुमा करके, क्योंकि वो एक तरह से कोष में जाना था, वो प्रदेश के कोष में जाना था, जहां से प्रदेश में काफी चीजें होनी थी, लेकिन उसको किस तरह से घुमा फिरा करके, करप्शन करके, ऐसा एलिगेशन ईडी का है, उसको घुमा करके आम आदमी पार्टी के पर्सनल पार्टी के इस्तेमाल के लिए, चाहे वो चुनावी कैंपेनिंग के हो, चाहे अपने कैंडिडेट्स को एम्पावर करने के लिए, किसी भी तरीके से पार्टी को एम्पावर करने के लिए, इस तरीके से उस फंड का इस्तेमाल किया गया। तो यही आरोप है कि 12% उनको रिलीफ के नाम पर 12% कह करके ये उनके साथ आपसी तौर पर बैठ करके सेटिंग की गई कि हम आपको एक तरह से कहेंगे कि 12% का रिलीफ हम आपको दे रहे हैं, और 6% आप घुमा करके वो पैसा हमें सॉलिड अमाउंट में, या जैसे भी हमारी कैंपेन मैनेज करना, कैसे भी करना, वो पैसा आप हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह का करप्शन का एलिगेशन ईडी के द्वारा यहां पर लगाया गया हुआ, और ये चीजें हुई सभी गोवा और पंजाब इलेक्शन की पृष्ठभूमि में। तो एलिगेशन ये भी है कि इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा में इलेक्शन में किया गया। तो ये मोटे तौर पर हमने आपको करप्शन के बारे में समझा दिया, कैसे करप्शन है, क्या एलिगेशन है। अब हम आपको बताएंगे कि इस सो कॉल्ड करप्शन में, इस तथाकथित करप्शन में, जो कहा जा रहा है करप्शन है या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है और जांच हो भी रही है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें पार्टीज कौन कौन थी। इसमें सबसे पहले हम जो दिल्ली के आबकारी मंत्री थे और दिल्ली के ये आपके डेप्यूटी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी, सबसे पहले उनको इसमें अरेस्ट किया गया। और एलिगेशन यही था कि सिसोदिया जी ने पॉलिसी में लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में बदलाव किए, लिकर पॉलिसी में बदलाव किए गए ताकि उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ये उनके ऊपर एलिगेशन था, इनको ईडी ने अरेस्ट किया। तब से तमाम सुनवाई वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गए, काफी पेशी उनकी चलती रहती है, उनकी बेल भी रिजेक्ट होती रही निरंतर। तो ये उनका जो है ये क्रम चल रहा है, जिस हिसाब से उनसे बातचीत ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, उनकी पूछताछ हो रही है, और इस तरह से उसमें बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी नहीं है कि किस तरह का क्या अब स्टेटस है। हालांकि जमानत उनको नहीं दी गई है ईडी की तरफ से। दूसरे व्यक्ति का नाम जो बहुत प्रोमिनेंटली उभर के आया इसमें, वो नाम था विजय नायर। विजय नायर शुरुआत से, ये आप एक तरह से समझ लीजिए, जो पूरी तरह से व्यवस्था बिगड़ी, एक तरह से जो एक तरह से स्लैंगी भाषा में उसको बोलते हैं जो छींचा लेदर इसमें हुई, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। ये विजय नायर वही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से एक तरह से ये आपके सभी तमाम सीनियर लीडर्स एक कटघरे में आकर के खड़े हो गए। तो विजय नायर के बारे में हम आपको बताएं, विजय नायर मुंबई में ओएमएल कंपनी के सीईओ थे। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जिसमें वो काम किया करते थे, और वो 2014 में आम आदमी पार्टी से जुड़े। उस वक्त वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सलाहकार थे। उस वक्त उन्होंने कुछ अमाउंट भी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को डोनेट की थी। 2014 से 2018 तक सोशल मीडिया रणनीतिकार आम आदमी पार्टी के वो रहे। उसके बाद 2018 के बाद तो पार्टी में उनका कद बढ़ा, ही रोज टू रैंक्स, और वो कम्युनिकेशन इंचार्ज पार्टी के बन गए। और ये जो विजय नायर थे, इनको ईडी ने शिकायत के बाद और उसका रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने की थी, 2022 में इनको अरेस्ट किया गया। ये बहुत की अरेस्ट था इस केस में। विजय नायर को अरेस्ट किया गया 2022 में, और विजय नायर को अरेस्ट करने के बाद इस पूरे केस में परत दर परत ये केस खुलता रहा, और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें एक तरह से उनके बारे में जो बातें थी वो तमाम बातें सामने आई कि उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, कैसे कैसे बड़े चेहरे इसमें इन्वॉल्व हैं।
तो उन्होंने सबसे बड़ा इसमें ये हमारा गौर करने लायक बात यह है कि विजय नायर ने अरेस्ट हुए, उनसे सवाल किए गए, उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में ये हुआ कि विजय नायर जो थे ये सरकारी गवाह बन गए। ये आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता इसमें अरेस्ट हुए उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने तमाम बातें जो डील हुई, जो स्टेक होल्डर्स के बीच में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स को बैठा करके जो जो लाभान्वित हुए इस पॉलिसी से, जो आपके ठेका चलाने वाले संचालक थे जिनको लाइसेंस अलॉट किए गए, उनके बीच में जो भी बातें हुई, जो भी डेलिब्रेशंस हुई, जो भी सेटिंग हुई, उसको सबको ईडी के सामने इन्होंने रिवील किया। सरकारी गवाह बन के तमाम चीजें इन्होंने कोर्ट के सामने रखी और सॉलिसिटर जनरल को, जो सॉलिसिटर जनरल थे जो इसमें जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के अगेंस्ट जो वहां पर अदालत में थे, उन्होंने यही कहा कि नायर के बयान के हिसाब से ये चीजें क्लियर हैं कि ही वॉज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ केजरीवाल। उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि केजरीवाल जो है वो किंगपिन है इसके, उनसे एक तरह से शुरुआत हुई, सारी चीजें उनकी देखरेख में इसमें हुई और उनके बिहेस्ट पे सारी चीजें हुई। क्योंकि एक और नाम इसमें प्रोमिनेंटली उभर के आता है, वो है समीर महेंद्रू का। समीर महेंद्रू भी वही व्यक्ति हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे और एक ईडी ने चार्जशीट में ये चीज लिखी हुई है कि समीर महेंद्रू ने वीडियो कॉल में से पे बात की थी अरविंद केजरीवाल से और अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय जो है, विजय नायर, वो अपना ही आदमी है, उसके साथ बात कर लीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि इसी तरह से इस पूरे मामले में सेटिंग हुई। तो इस तरह से सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया है। हाँ, एक और व्यक्ति का नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक और बहुत की अरेस्ट हुआ, वो थे संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उनको भी कुछ समय पहले इसमें अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप है कि उनका भी एक नेगोशिएशन में की रोल था। उनके घर पे बैठ करके मीटिंगें हुई, उनके घर पर बैठ करके लोगों ने बात की और कुछ डील फाइनलाइज की। तो इस तरह से हमने आपको बहुत सिंपल भाषा में ये चीजें बता दी हैं कि क्या करप्शन था, क्या एलिगेशन थे, क्या ईडी का रोल था, किन किन को अरेस्ट किया गया और कौन सरकारी गवाह बना और कौन कौन लोग इससे लाभान्वित हुए। अब हम इस चर्चा को इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे दो साथी और मौजूद हैं और तमाम बातें इस पर करेंगे और काफी, क्योंकि इसके काफी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में डेवलपमेंट हुआ। आम आदमी पार्टी काफी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। करीब 3 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, सिर्फ पंजाब में अलायंस नहीं है। तो ऐसे में ऐसा डेवलपमेंट होना राजनीतिक रूप से ये क्या महत्व रखता है और क्या इसके परिणाम होंगे, तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं रक्षित निर्वाल और विनय के साथ। तो जो ये अभी मामला हुआ, ईडी ने रेड की, मतलब जो रेड शुरू की थी वो अरविंद केजरीवाल के घर आप गए, वो आखिरी जो अरेस्ट थी इसमें, जो सबसे बड़ी अरेस्ट थी। तो वो अरेस्ट, वो पीएमएलए एक्ट है जो वो उसके तहत की उन्होंने। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि देश का पैसा, मतलब एक तरह से काला धन विदेशी रूट से घुमा करके उसको एक तरह से लेजिटिमेट कर देना। तो वो ये एक्ट 2002 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के दौरान आया था, लेकिन ये फोर्स में आया था 2005 में। तो इस एक्ट के तहत ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस बढ़ रहे थे कांग्रेस के टाइम पे, या मतलब उस टाइम पे, उन्हें घटाने के लिए ये एक्ट को बनाया गया था। और ये एक्ट इतना मजबूत है, ये नॉन बेलेबल, एक जो इसमें बेल मिलना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देख रहे हो केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया ने काफी अटेम्प्ट किया, राउंड एवेन्यू कोर्ट और तमाम जगह गए, और संजय सिंह को भी काफी सुनवाई हुई, लेकिन बेल नहीं मिल पाई है। और वो जो सत्येंद्र जैन है वो अलग मामला है, लेकिन उन्हें भी ये वो मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन वो लिकर पॉलिसी से जुड़ा नहीं है, लेकिन है वो पीएमएलए वाला ही। तो उन्हें भी बेल मिलना मुश्किल है इसमें। तो ये बहुत स्ट्रिंजेंट जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रिंजेंट वो एक्ट है जिसके उसमें बेल मिलना काफी मुश्किल है। तो अगर आप देखें कि ये विच हंट कहते हैं, ऐसे अगर विच हंट कहें हम, जो बीजेपी इस टाइम कर रही है, तो पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि वे हमें ही टारगेट कर रहे हैं। और ये एक डाटा, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 2022 में। तो उसके हिसाब से जो 95% केसेस हैं वो ईडी के, जिसमें ईडी ने प्रूव किया है, ईडी ने अपने वो क्या कहते हैं उसे, जांच की है। तो 95% केस वो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ ही की है। तो ये साफ साफ बताता है कि हाँ, एक ही पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ ही ज्यादातर एक्शन ले रही है। क्योंकि आप नहीं देखें कभी भी बीजेपी का कोई भी नेता ईडी की रेड में या ईडी की प्रोब में आया हुआ, ना ही कोई खबर सुनी होगी आपने। और ये अपोजिशन पार्टी ये इल्जाम लगाती हैं कि भाई
2 दिन पहले तो वो उसमें था, अगर तुम ओपोजिशन पार्टीज में था तो उस पर ईडी की रेड थी, ईडी की जांच थी, सब चीज थी। लेकिन वो भाजपा में आते ही वो एकदम वॉशिंग मशीन जो कहते हैं ना, तमाम उदाहरण है, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, हाँ, येडुरप्पा, तो अजीत इसी पवार इसी मेरे ख्याल से। अजीत पवार भी हैं। हाँ। अजीत पवार के बारे में तो उनको इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था, वहीं पे रैली में कहा था कि ऐसे लोगों से हमारी सरकार बनने दो, हम ऐसे लोगों पे एक्शन लेंगे सबसे पहले, जो लोग ऐसे ऐसे, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर काफी एलिगेशन लगे थे। तो ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं ये तो हमने बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया है, इसके पॉलिटिकली इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये चीज मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ा डिस्कशन हो, क्योंकि 2024 चुनाव है, बीजेपी बहुत एक तरह से एक बहुत स्ट्रांगली पिच कर रही है अपने हर आइडिया को, अपने हर नैरेटिव को। ऐसे में एक कोशिश हुई कि तमाम विपक्ष को इकट्ठा करके एक तरह से कंसोलिडेटेड फाइट बीजेपी को दी जाए। तो ऐसे में ऐसा एक्शन होना क्या ये विपक्ष के मनोबल को तोड़ेगा, या पब्लिक में एक ऐसा सेंटीमेंट जनरेट होगा कि नहीं भाई ये तो अपोजिशन के लीडर को जानबूझ करके ऐसे डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हैं, या इसका एक तरह से मनोबल पर फर्क पड़ेगा, या एक तरह से बूस्ट भी मिल सकता है, क्योंकि एक तरह से सिंपैथी लोगों की हो सकती है। तो राजनीतिक रूप से इसके क्या परिणाम होंगे? राजनीतिक रूप से मेरे ख्याल से बीजेपी को बड़ा तो झटका नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत झटका जरूर होगा। क्योंकि एक सेंटीमेंट लोगों में जो पैदा हो रहा है वो यही हो रहा है कि उन्हें लगता है कि केजरीवाल गलत है, केजरीवाल ने करप्शन किया है। मतलब उन्हें दिक्कत नहीं है जनता को किसी भी उस चीज है कि केजरीवाल पे जांच चल रही है, लेकिन उन्हें दिक्कत यह है कि जांच केवल अपोजिशन पार्टीज पे ही चल रही है, भाजपा के किसी नेता पे जांच नहीं चल रही। तो जो जनता में आक्रोश है, जो जनता में वो है कि जो जांच हो तो सब पे हो, कि अकेली केजरीवाल पे या कांग्रेस में, जैसे कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर लिए जो उन पे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए उनके पास फंडिंग नहीं है, वो नहीं है। और जैसे और भी जितने भी, जैसे दूसरा हेमंत सोरेन है, उनको भी ईडी ने, जो ईडी के उसमें ही ईडी ने जांच के उसमें अरेस्ट कर लिया था। तो जनता में जो मेन आक्रोश बढ़ रहा है वो इसी बात के लिए बढ़ रहा है कि करप्शन है तो वो सबके लिए हो, लो है तो वो सबके लिए हो, वो एक के लिए ना हो कि भाई लोग खाली ऑपोजिशन पार्टीज के लिए है और उसके लिए नहीं है। तो ऐसे में फिर एक और एलिगेशन लगता है कि भाई मशीनरी का एक तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तो कहने को कि भाई दीज आर सर्टेन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, भाई एक तरह से बीजेपी उनका मिसयूज कर रही है। फिर उस हिसाब से तो अगर ऐसा भी एलिगेशन है कि भाई आप चुनाव के समय में और इस चीज को मतलब एक तरह से अपने एजेंडा को पुश करने के लिए आप, अगर आपको दिख रहा है कि भाई कहीं ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप पॉलिटिकली उनको हार्म नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्टली एजेंसीज के द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जैसे कि इसमें हमारी मेनली चर्चा सिर्फ इसके लीकर स्कैम के उसमें है, और आप पार्टी हमारा मतलब इसमें मेन टॉपिक है कि वो लीकर स्कैम का और केजरीवाल जी कन्विक्ट होने का। कन्विक्ट तो खैर में हुए नहीं अभी तक। हाँ, अभी एक ये सबसे बड़ी accused दिक्कत हो है। रहा है कि पहले जेल आदमी जब जाते थे वो कन्विक्ट हो जाते थे, आजकल नेता सिर्फ अरेस्ट कर लिए जाते हैं और उन्हें उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो अवधि है उससे कोर्ट से कभी 7 दिन की ले लेते हैं, 8 दिन की ले लेते हैं, जो समय सीमा होती ये है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई, इसका उल्लेख मैं एक आपकी बात रोक के एक और बात करूंगा। आपने कहा कि पहले नेता जेल जब जाते थे, जब वो कन्विक्ट हो जाते थे। आप अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, मतलब एक तरह से एक मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा था कि इस चीज को, ये चीज रुकनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आदमी को ट्रायल में फंसा करके आप उसे 6 महीने जेल में डाल के, उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, आप उसको जेल में डाल के जांच कर रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इस तरह के काफी मामले आए, बहुत कई बार ऐसे भी हुआ कि लोगों ने 6-6, 7-7, 8-8 महीने जेल काटी और उसके बाद वो कोर्ट से बिल्कुल बरी हो गए आए। तो ये भी एक बहुत गलत परिपाटी चली, क्योंकि ये चीज ऑपोजिशन ने भी कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये अगर ये प्रेसिडेंट बन गई ना, ये एक परिपाटी बन गई, फिर इस मॉडल को आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज भी सत्ता में आने में इम्यूलेट करेंगी। क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर कहा कि हमारे पास उन अधिकारियों के भी नाम है कि जो ये कर रहे, जो इस चीज को इतने वेहेमेंटली पुश कर रहे हैं, तो हम भी उसी हिसाब से फिर इस चीज के साथ जस्टिस करेंगे जैसे अब हो रहा है। तो जैसे ये ईडी की रेड चल रही, इन सब पे चल रही, तो मतलब केस तो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो मुझे लग रहा है मतलब केस तो बड़ा है। तो क्या आपको लग रहा है मतलब ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं या कुछ हैं कि मतलब केस मजबूत है ईडी का या नहीं है? अगर ईडी का केस मजबूत नहीं है तो कोर्ट बार बार संजय सिंह की या फिर मनीष सिसोदिया की बेल डिनाई क्यों कर रहा है? जब तक वे 3-3 बार बेल के लिए उन्हें अप्लाई कर ले, उनके हर बार डिनाई हो जा। और अगर हम बिल्कुल इसमें देखें, अगर ईडी की देखें तो भाई ईडी ने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत ही दिए होंगे, अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ रखा ही होगा कि ये है और हम इसके बारे में पूछताछ करना चाह रहे हैं, जिनसे उनकी अग्रिम जमानत थी अरविंद केजरीवाल जी की, वो डिनाई कर दी गई। उन्हें तो पहले ही बेल लेने चले गए और थे। उससे पहले जिस दिन वो अरेस्ट हुए,
जिस दिन वो अरेस्ट हुए उस दिन सुबह वो दिल्ली हाई कोर्ट गए टू प्रिवेंट कोहेसिव एक्शन कि मेरे अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर रहे थे इस चीज को कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं। वो सुबह ही हाई कोर्ट पहुंच गए थे, सुबह जल्दी, कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि somehow he had sensed that I am going to be arrested। लेकिन इसमें फिर एक बात तो ये होगी कि ईडी यहाँ पे ठीक है, लेकिन ईडी पे भी सवालिया निशान है, क्योंकि अगर मैं आपको डाटा कोट करूं 121 लीडर समन करेगा ईडी के द्वारा, उनमें से 115 अपोजिशन लीडर्स हैं 2014 के बाद 115, यानी कि 95% रेट ईडी की किसके खिलाफ है? अपोजिशन से खिलाफ है। और कन्विक्शन रेट कितना है? कन्विक्ट किया कर रहे वे सिर्फ एक तरीके से नेता को परेशान करने के लिए, एक तरीके से ये वाला है कि बस नेता को डरा दो कि हाँ तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तुम डाले तो भाई कन्विक्ट करो कि भाई इतने साल की सजा हुई, 2 से 3% का कन्विक्शन रेट है, उससे ज्यादा है नहीं। यानी कि 121 लीडर समन करेगा, उनमें से 115 अपोजिशन के हैं और उसमें से आपका 1 से 2% कन्विक्शन रेट है, तो ये तो सवालिया निशान है बहुत बड़ा। और इससे भी बड़ा ये है कि जैसे मैं बीजेपी की टोन में कह दूं कि 70 साल में ये हुआ भाई 70 साल के पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ईडी के द्वारा बिना कन्विक्ट हुए जेल में डाल दिए गए, और उनका टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे रिमांड का, कि अब 30 दिन के लिए, अब 40 दिन के लिए रिमांड, अब इतने दिन की पूछताछ होगी। तो ये तो सवालिया निशान है बहुत बड़ा। और इसमें सीबीआई भी है, इसमें सिर्फ ईडी नहीं है, इसमें सीबीआई भी है। सीबीआई का भी इस्तेमाल करा गया, मेरे हिसाब से सीबीआई का सबसे पहले इस्तेमाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया गया था। सीबीआई की जांच रिकमेंड करी। और एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, मैं इस बात में ऐड कर दूं, आपने कहा बिना कन्विक्शन के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर। एक और नई चीज हुई, एक क्या प्रेसिडेंट बना पहली बार, आपको बताऊंगा मैं। इस देश के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया जी। इस देश के इतिहास में पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। आप मेरी बात को गौर से सुनियो। इससे पहले किसे अरेस्ट किया गया? इससे पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन जिस टाइम अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मैं आपको एक और वाकया याद दिला दूं, इस देश में फोर्डर स्कैम हुआ था। फोर्डर स्कैम में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने अरेस्ट करा था, और उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी थी, लेकिन वो बड़े दबाव के बाद उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। आप एक बात देखो, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक लोकतांत्रिक रूप से बना हुआ जनप्रतिनिधि, और अपने आप में बहुत ताकतवर आदमी होता है चीफ मिनिस्टर, एक राज्य का सर्वे सर्वा चीफ मिनिस्टर, और उसको एक ईडी का अधिकारी पकड़ के ले जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पहला क्लासिक एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, 2 घंटे उनसे बातचीत हुई, तो ये बहुत इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उनके साथ बात करी गई होगी कि ये एक अच्छी परिपाटी नहीं है, आप रेजिग्नेशन दे दो, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये पहली बार हुआ ऐसा। इससे पहले जो हेमंत सोरेन को करा था, हेमंत सोरेन ने पहले रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद वो अरेस्ट हुए थे। और इसके बारे में ऑपोजिशन ने कमेंट किया है। ऑपोजिशन ने, मैं आपको एक बयान कोट कर दूं, सचिन पायलट, तमाम ऑपोजिशन के लीडर से बातचीत करी गई कि भाई ऐसे ऐसे केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। सचिन पायलट ने कहा कि ये बहुत गलत परिपाटी बन गई, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर आगे एक बार परंपरा बन जाती है, ये परंपरा आगे तक चलती है। पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा एक तरह से नई नई चीजें मिल जाती है ना कि ये तो ऑप्शन है, अच्छा ऐसा भी हो जाता है, चलो भाई हम भी करेंगे ऐसा। तो आने वाले टाइम में अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अब ये एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है पद का, कल ये कोई और आएगा वो भी खत्म कर सकता है इस जो एक प्रैक्टिस, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है एक तरह से। नहीं, ये बात ठीक है कि अगर किसी ने करप्शन किया है, भाई अगर हम आपकी पृष्ठभूमि देखें तो सारी पॉलिटिक्स उनके एंटी करप्शन है। 2011 से बाद में सारी उनने करप्शन के ऊपर ही, और सबसे ज्यादा करप्शन में कौन सी पार्टी गिर रही, यानी कि आज 2024 चल रहा है, 2011 14 मान लो आप आपका आंदोलन के टाइम से, तो यानी कि आपने साफ की सिर्फ करप्शन की पॉलिटिक्स सिर्फ 14 साल ही टिक पाई, एंटी करप्शन की जो पॉलिटिक्स थी। तो ये तो एक बड़ा सवाल है, निशान है। जिस पार्टी की सारी राजनीति करप्शन और गरीब और उनका उत्थान के लिया हो, उसी पार्टी के सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर और भाई जो जितने भी बड़े बड़े मेन चेहरे हैं वे सब अंदर जेल में सिर्फ करप्शन के लिया। तो ये भी तो कहीं कहीं ने ठीक है, पर लेकिन जैसे कि आज आप एक नेशनल पार्टी है सबसे बड़ी बात, और वो ओपोजिशन में एक बहुत ही मेन हिस्सा है आज के टाइम में, तो उनके ऊपर एकदम से इतने कम टाइम फ्रेम में 1-1.5 साल के अंतराल में उनके बड़े बड़े नेताओं का अरेस्ट होना, कन्विक्ट भी ना हुए वे अंदर ही होना, तो वो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी मंशाओं पे कि वो कैसा थोड़ा सा ओपोजिशन का दमन करना चाह रही, उस पर थोड़ा सा सवाल निशान उठाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम लीकर स्कैम की बात कर रहे हैं, लीकर स्कैम में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान से समझनी पड़ेंगी, जब हम उनके बारे में आगे उसमें बता सकेंगे कि हाँ ये कैसे कन्विक्ट हुए। लीकर स्कैम मेरे साथ लीकर पॉलिसी मोटी मोटी सिर्फ इतनी है कि जो पॉलिसी थी, मैं अगर कोट करूँ 6,762 करोड़ रुपए की इनकम है दिल्ली सरकार की
लिकर्स है, यानी कि बड़ा चंक है एक बहुत ज्यादा। इन्होंने लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, इसके बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए, थोड़ी सी गिर गई इनकी इनकम, यानी कि वो इनकम कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर दी गई। ये हुआ, डाइवर्ट कर दी गई। ये दिक्कत आई सबसे बड़ी इसमें जो लिकर पॉलिसी में। और इसमें एक छोटा सा छंद ये भी था कि जैसे कि कुछ हब्स बन जा कि यहीं पे सारी लिकर शॉप्स हों, तो उन्हें डाइवर्सिफाई करने के लिए कि हर एक इलाके में 2 लिकर शॉप होंगी, ये भी करा गया इसके थ्रू। तो इससे जैसे कि थोड़ी सी आपकी रिलीजियसली पॉलिटिक मोटिवेटेड बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि भाई तुम मंदिर के पास कैसा दारू की दुकान चला दोगे, है ना। उन्होंने कहा कि अगर कहीं मंदिर है तो वहाँ आप 2 दारू की दुकान कैसे खोल दोगे, तो उन्होंने यहाँ भी थोड़ी सी इसमें भी दिक्कत आई। लेकिन ये बहुत ही गलत परिपाटी है कि भले ही उन्होंने करा हो, लेकिन उनके पद की मर्यादा है, भाई वो पोजीशंस में है, उन्हें थोड़ा सा और आप कहने की थोड़ा सेफ साइड खेल सको। लेकिन जैसे कि ड्रास्टिकली एकदम से चेंजेस लाए गए, एकदम से उन्हें सबको कन्विक्ट करा गया, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ डेज आप इलेक्शन से पहले ये दिक्कत है, आप बाद में कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तो भले ही उन्होंने गलती करी भी हो, लेकिन अब संदेश ये जाएगा कि आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर करा ये सब चीज। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, एक अब मतलब ये छोड़ दो कि पॉलिसी क्या है, क्या करप्शन है, क्या नहीं, मतलब एक राजनीति की दृष्टि से देखो, अपने दिमाग में एक चीज रख के कि भाई देश में आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये एक्शन लिया गया। एक और चीज पूछूंगा मैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी देखो, हमने काफी टाइम से देख लिया कि कितना एक तरह से कॉम्प्लिसेंट होगी, इतनी रिलेक्टेंट आज के टाइम पे होगी कि कहीं ना कहीं आम वोटर को, बीजेपी को भी लगने लगा कि अब कुछ मतलब कहीं कोई चैलेंज नहीं है, हमें कोई डर नहीं है कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसे में अगर आप देखें 2012 में एक पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी का, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, दिल्ली में एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करा कि उसको कैसे भी हो, कुछ भी हो, चलो वो मैं आपको पहले ही कह चुका कि वो करप्शन वाली बात छोड़ दो, उस पर अलग डिस्कशन है, लेकिन एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करा भाई ये आपके प्रो पुअर है ना, एक तरह से ऐसा भाई फ्रीबीज भी काफी दिए, बजट को भी बहुत नुकसान में नहीं जान दिया, और बीजेपी ने तमाम कोशिशें करी, एक बार 3 सीट आई, एक बार 7 सीट आई, तो बहुत एक मेहमत मेजोरिटी, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ दिल्ली में आए वो, है ना। और उसके बाद पंजाब में उतनी बड़ी मेजोरिटी, मैं तो कहूंगा उससे भी बड़ी मेजोरिटी में पंजाब में आए वो, जबकि बीजेपी कब से कोशिश कर रही, बीजेपी ने पूरे ऑपोजिशन को तोड़ दिया। आज के टाइम पे तो आज के टाइम पे आधी पंजाब कांग्रेस बीजेपी में है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रणीत कौर, है ना, सुनील जाखड़, है ना, और ये आपके मनप्रीत बादल, जो तमाम सीनियर लीडर हैं जो श्रोमणी अकाली दल के थे, उसके आज बीजेपी में है, उसके बावजूद बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही वहां पे, ऐसे में वहां पे आ गई। उसके बाद गोवा में देखो, गोवा में बहुत काफी मतलब उनकी परसेंटेज बढ़ा है वोट का। आप गुजरात में देखो, गुजरात में काफी बढ़ा है, और अब इसके साथ अलायंस में है, कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट भी लड़ रहे हैं, एक सीट आपकी भरूच भी लड़ रहे हैं गुजरात में। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब उभर रही है, तो क्या आपको लगा है कि एक तरह से सोच रहे हैं कि भाई मतलब लेट्स कट हिम टू साइज, लेट्स कर्टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं कि ऐसा ना हो भाई आने वाले टाइम में वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन जाए, वो कांग्रेस की जगह पहुंच जाए, या नेशनल लेवल पे बीजेपी के लिए खतरा बन जाए। क्योंकि बीजेपी की सोच मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं है कि 10 दिन की है या 2 साल की है, 2 चुनाव की है। मेरे हिसाब से इन सिंक्रोनाइज में बीजेपी और आरएसएस की सोच इस देश में 100 साल के लिए है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सोच के लिए केजरीवाल आने वाले टाइम में खतरा हो सकते हैं, इसलिए समय से पहले केजरीवाल को सेटल करना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा, इसमें एक जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा जाकर बीजेपी की पिच पे खेलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को मजबूर करती है कि उनकी पिच पाकर खेलना है। जब भी वे उनके खिलाफ कभी भी ना तो कुछ हिंदूवादी कमेंट्स करते, अगर उनकी एंटी करप्शन की छवि है तो उन्हें करप्शन से ही मार दे रहे हैं आज। जैसा कि आपने देख लिया इस मुद्दे में, करप्शन सही उनकी अगर ये है कि जी हमने एक केजरीवाल मॉडल प्रेजेंट करा, तो वे वही मुद्दे ला रहे हैं कि जैसे कि एक बहुत बढ़िया मुद्दा है बीजेपी ने उठाया कि जो अगर 1000 सरकारी स्कूल है तो उसमें से 800 के जो प्रिंसिपल पद हैं दिल्ली में वे खाली पड़े, तो वे कभी भी, यानी कि जैसे कि ये है ना कि कांग्रेस को, जैसे सेकुलरिज्म कांग्रेस के खिलाफ तो बहुत आसान चीज है कि भाई नहीं हिंदूवादी हो जाओ, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, माइनॉरिटी को अपीज करते हैं, ये सब केजरीवाल जी से बहुत अच्छे से काउंटर करना जाने। उनने एक ही चलाई थी कि तीर्थ यात्रा चली थी फ्री में, कांग्रेस इसकी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आप 4 तीर्थों पर जा सकते हैं, तो उनको है जो ये हिंदू कार्ड है उसे काउंटर करना आता है, और वे मजबूर करते हैं कि बीजेपी आओ हमारी पिच पे खेल लो, हमारे साथ करप्शन पे बहस करो, हमारे साथ जो हमने केजरीवाल मॉडल प्रेजेंट करा उस पर बहस करो। जो मेन मुद्दा है जो बीजेपी ये इसमें पंजाब में आई, वो केजरीवाल मॉडल था। एक तरीके से किसानों को बहुत, वहां के जो किसान थे उन्हें बहुत उम्मीद थी कि हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में कट्स मिलेंगे, मतलब एक तरीके से जो अमूमन
बीजेपी जहां आती है वहां जिन मुद्दों पे चुनाव होते हैं वे वहां पे पंजाब में चुनाव नहीं हो पाए। रिलीजियस मतलब जो रिलीजियस मुद्दा है, जो हिंदू कार्ड है, वो पंजाब में नहीं चल रहा। कारण क्या हो रहा कि आप मजबूर कर रहे कि आप हमारी पिच पा खेल लो, करप्शन पर बात होगी, नौकरी पर बात होगी, बिजली पर बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज में फेल है, वे नहीं इन मुद्दों को लोग बागों तक पहुंचा पाते। ये दिक्कत है उनमें, ये है। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी से वे लोग थोड़े से भयभीत हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी पिच पर जाकर खेलना पड़ रहा, ना कि वे उनकी पिच पर खेलने की रिलीजियस बात है सारी। ये है मेन बात है यार, जैसे मतलब रेड बढ़ती जा रही है उनके खिलाफ, तो ये नहीं लग रहा कि मतलब बीजेपी में अहंकार बढ़ता जा रहा। मतलब उन्हें ये लग रहा कि हमें रोकने वाला है ही नहीं जनता, तो हमें ये लग रहा उन्हें कि हम तो जीतते पड़े। ब्रूट पावर, डिस्ट्रक्टिव पावर। उन्हें ये लग रहा कि मतलब हमें जीतने इलेक्शन है ही नहीं कुछ भी, हम तो जीतते पड़े, अब हम कुछ भी कर सकें। ओपोजिशन को चाहिए, सारी ओपोजिशन को उठाकर हम जेल में डाल दें, जनता कुछ नहीं करने की, हम ही जीतेंगे तो हम ही। मतलब वही नारा है ना, जैसे उनका आएगा तो मोदी, चाहे वे आप कुछ भी कर दे। तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में अहंकार आता जा रहा? देखो, अहंकार के साथ साथ मुझे एक और चीज लग रही है। अहंकार तो ऑब्वियसली है, कोई बहुत कम व्यक्ति हैं जो प्रगति के साथ इसे आने से रोक ले सकते हैं, क्योंकि अब पावर आएगी, सारी चीज आएगी, अहंकार अभिमान इसके साथ अपने आप आ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को तटस्थ रख पाते हैं ऐसी स्थिति में। मुझे एक और चीज लग रही है, मुझे लग रहा है, आप अहंकार की बात करें, मुझे लग रहा है कि बीजेपी का भी सैचुरेशन आ गया है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी उस स्थिति में आ गई कि अब मतलब हो गया बस। क्योंकि एक तरह से देखो, एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में एक बहुत रेलेवेंट टर्म है। कोई आदमी कितना भी कर ले, आदमी शक्ल देख के बोर हो जाता है आदमी की, कि भाई बदलाव मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये बात बहुत सच्चाई है कि कोई मतलब आदमी, एक मूवी है कि उसकी फेवरेट हो, एक बार देख लेगा, दो बार देख लेगा, हर बार थोड़ी देख लेगा। अब एक चीज मोदी जी का दिमाग में ऐसे बैठ गए, बस अब बैठे भाषण सुन लिया कि अब ये बोल लेंगे, आदमी खुद ही सोच ले उस चीज को कि ये प्रधानमंत्री है। बहुत ऑर्गेनिक सा हो गया है ना, और बहुत एक तरह से वो होते हैं ना, बहुत मोनोटोनस सा हो गई चीजें। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि जिस तरह से ये है ना, एक आइडियोलॉजी को ना आप घिस घिस के आपने कि भाई आप एक चीज आपके, मैंने ये कर दिया, मैं ये नेशनलिज्म है, ये है, वो है, उसके अगेंस्ट कुछ दूसरी चीजें हैं, उसके पैरेलल एक रोजगार का इशू है। बहुत बड़ा चैलेंज है आज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। आप यूपी की भी बात करो, अभी भर्ती आई थी, उनके साथ क्या हुआ उन भर्ती को रद्द होने से पहले लोगों ने कह दिया था कि अब ऐसे होगा, अब ये भर्ती रद्द करेगी सरकार, और ये ऐसी ठंडे बस्ते में डाले। मतलब लोगों को पहले पता था ये ऐसा होना। रोजगार वाला मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो कामगार वर्ग है, ये बहुत इस चीज से परेशान है कि भाई ये ठीक है, क्योंकि अगली पार्टी कुछ और वादे करेगी, कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही है लोगों की। देखो, राजनीतिक पार्टी कोई ऐसी नहीं है, कोई आएगी कि छड़ी घुमा देगी, बहुत बदलाव हो जाएगा, नौकरी पैदा हो जाएगी। लेकिन जनता के पास सिर्फ यही ऑप्शन है, भाई बदलाव करके देख लो, अगर नहीं होता। तो इसका कारण ये भी है क्या कि ओपोजिशन पार्टीज में दम है ही नहीं, मतलब एक नैरेटिव ही नहीं फॉर्म कर रही किसी बात का, समझ रही? मतलब एक ही ओरा रह गया बस मोदी का, और कोई ओरा है ही नहीं किसी का। बस एक जो ओरा था केजरीवाल का, वो भी अब जेल में है। मुझे तो लगता नहीं, मतलब अगर सामने देखो, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखो, इस देश ने एक्सपेरिमेंट हमेशा से करे, राजनीति में इस देश में एक्सपेरिमेंट होते आए। अगर आप कहोगे कि हम 27 पार्टी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आइडियोलॉजी, कि वामपंथी ममता बनर्जी से लड़ रहे, कि आ जाओ साथ आ जाएंगे केजरीवाल के लिए। आम आदमी पार्टी मतलब मोदी को काउंटर करने के लिए साथ आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी जिंदगी कांग्रेस से लड़ी, जहां आम आदमी पार्टी ने खत्म करा कांग्रेस को करा, पंजाब में कांग्रेस को जड़ से खत्म करा, दिल्ली में कांग्रेस को खा गई, और जितना वोट बैंक खाया गुजरात में वो उसका खाया। मतलब जितना भी नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पहुंचाया, कि हम साथ आ गए। ऐसे ही सब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से लड़ने वाली कह रहे कि भाई हम आ जाओ इंडिया अलायंस में साथ आ गए। सीट शेयरिंग पे आप कह रहे कि भाई ये नहीं मान रहा, अब ये नहीं मान रहा है ना। अब शिवसेना क्या थी, हार्डकोर हिंदुत्व है ना, वो तो इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि उनके जो संस्थापक थे उन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस के साथ जाने से पहले पार्टी को ही खत्म कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा। वो भी आज साथ गए। तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा? लोगों के दिमाग में आएगा कि ये अलायंस अपना अस्तित्व बचाने, इट इज टू बी रेलेवेंट इन द पॉलिटिक्स, नॉट टू प्रेजेंट सम बिग नैरेटिव और समथिंग। कि ये जो अलायंस फॉर्म हुआ ना, ये कोई बहुत बड़ा देश को बहुत बड़ा विचार देने के लिए है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने के लिए नहीं हुआ। ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए हुआ। जो चीज जो बिल्कुल सामने क्लियर है यार, तुमने ममता बनर्जी ने वामपंथी खत्म कर दिया वहां से, और वामपंथी पूरी जिंदगी ममता बनर्जी से लड़ते आए यार, आज वो कह रहे कि हम इंडिया अलायंस में साथ लड़ेंगे। ऐसे केजरीवाल का और इसका एग्जाम्पल है कांग्रेस का। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो,
अगर बीजेपी को हराना है तो एक विचारधारा, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुत अच्छा नैरेटिव, बहुत अच्छी लीडरशिप देनी पड़ेगी, बड़ा विचार देना पड़ेगा, और तब जा करके उसे काउंटर करेगा। क्योंकि इससे पहले देश ने देख लिया, इंदिरा गांधी के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी में ना तो 5 साल सरकार चली, 2 साल में इतने प्रधानमंत्री देख लिए, इतने प्रधानमंत्री देख लिए। पहले तो कह रहे भाई किसे बनाओ, मुरारजी देसाई को बनाओ, फिर भाई कहे चौधरी चरण सिंह नाराज हो गए, चौधरी चरण सिंह को हराने के लिए अड़गे सामने बाबू जगजीवन राम। भाई अब कौन बने दोनों उप प्रधानमंत्री? बाबू जगजीवन राम दलितों के बड़े नेता और चौधरी चरण सिंह किसान कमेरों के, जाटों के बड़े नेता। भाई कि कौन बनेगा? भाई चलो जिस हिसाब से थी उनको चौधरी चरण सिंह को शपथ दिला दी, उस हिसाब से फिर क्या भाई चौधरी चरण सिंह के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस ने पहले कह दिया कि हम समर्थन देंगे, बाद में कांग्रेस ने समर्थन दिया, उनकी सरकार की, है ना। उसके बावजूद आप देखो जो दोबारा से यही ऐसा प्रयोग करा गया, वीपी सिंह बने राजीव गांधी के बाद, चंद्रशेखर बने, है ना, देवगौड़ा बने। एक बार प्रपोजल आया कि देवीलाल को पढ़ा दो, उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये कि हम हर छठे महीने में, मतलब पूरा देश इलेक्टोरल साइकिल में फंसा हुआ है, तो जनता इस चीज को पसंद नहीं करती। आज के टाइम में मोदी जी ने कुछ ना कराओ, देश में पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी दे दी। वो स्टेबिलिटी लोगों को इतनी पसंद है कि आप रोजगार दो ना दो, आज के टाइम में पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी है, आज के टाइम में निर्णय लेने की क्षमता है, और पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि हम इंटरनल चैलेंजेस से लड़ेंगे, हम बाहर के चैलेंजेस से लड़ेंगे, उधर तो कुछ हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल चैलेंज इतना बड़ा रहा, इधर हमारे पास सरकार बचाने का रिस्क है। कि आदमी, कम से कम मोदी के पास ये रिस्क तो नहीं है कि मुझे अपनी सरकार बचानी है। आज वो इतनी इतनी अच्छी मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं और इतनी अच्छी पावर एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से लेकर चल रहे। अब प्रधानमंत्री इधर अपनी सरकार बचाने के जुगाड़ में लगेगा या उधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पे फैसले लेगा? एक और बात बताओ, जैसे 2024 का इलेक्शन मान लो खत्म हो गया, ठीक है, कोई भी जीत जाओ, भाजपा के मतलब ज्यादा चांस है, तो कोई भी जीत जाओ, तो आपको क्या लग रहा है जो 2029 का इलेक्शन होगा उसमें अगर आपको दांव खेलना हो तो आप दांव किस पे खेलोगे? भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस पे, या फिर आम आदमी पार्टी पे? जहाँ तक बात आम आदमी पार्टी की है, उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कहीं ना कहीं ओपोजिशन तो रहेगी कांग्रेस ही, क्योंकि वो पूरी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, हर जगह उनके पास कैडर है। कम से कम कुछ ऐसे नेता हैं जो, हाँ, जैसे कि तेलंगाना में ही है, आए हुए वापस। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ ये दिक्कत है कि वो अगर कोई और ओपोजिशन में है, कोई और पार्टी है, उनकी तरह ही थोड़ी सी लिबरल सोच वाली पार्टी है, वे उसे टक्कर दे सके। लेकिन जो राइट की विचारधारा है, जो थोड़ी सी रेडिकल विचारधारा है, जहाँ भी ये पार्टियां उनसे टक्कर में है, वे वहां पर उनके आगे स्टैंड नहीं कर पाती। इसी वजह से थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो एक ऐसा फैक्शन उठना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में जो थोड़ा सा ज्यादा अल्ट्रा राइटिस्ट हो, जैसा कि इससे ज्यादा, जैसा कि इनका है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। सबसे प्रमुख मुद्दा उनका ये होना चाहिए कि हमारे सरकार में आते ही जो पहला फैसला होगा वो पीओके के लिए होगा, हम पीओके के लिए करेंगे, तो इन्हें चैलेंज मिल सके। जैसे कि आपने, मैं कोट कर दूं इसमें, जैसे कि राजनीति आपकी इजराइल में है, वे सारे राइटिस्ट हैं, वहाँ लेफ्टिस्ट विचारधारा है ही नहीं, पर कोई थोड़े से अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, थोड़े से कुछ सेंट्रिस्ट हैं। तो अब मेरे हिसाब से इंडिया को थोड़ा सा उस तरीके की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अल्ट्रा राइटिस्ट। और पहले जैसे कि गरीबी था, पहला मुद्दा था, लेकिन अब इतना नहीं रहा। अब इस बूमिंग फेज है, मिडिल क्लास ग्रो कर रहे, सब ग्रो कर रहे, थोड़ा सा इतना रहा नहीं। मेन मुद्दा मिडिल क्लास का है, ये है मेरे हिसाब से, तो ये है। तो पर फिर मिडिल क्लास की तो मेन पार्टी जिसे माना जा वो आम आदमी पार्टी को माने जा, मतलब नाम से ही लग रहा कि आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी भी इसी हिसाब से, तो आम आदमी पार्टी अगर आप देखो कांग्रेस से तो ज्यादा अगर आप मानो तो सेंटर में है, सेंट्रिस्ट पार्टी मोस्ट आम आदमी पार्टी है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा बयान नहीं देते, न तो रिलीजियस उसके खिलाफ, न ही वो ज्यादा इतने लिबरल होते। तो इसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी एक बेटर वो ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी इस वजह से नहीं आ सकती क्योंकि देखो, आम आदमी पार्टी अभी अपनी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। आप उनको बीजेपी का एक विकल्प नहीं मान सकते। बीजेपी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, हम यहाँ पे बीजेपी को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि मोदी गवर्नमेंट को और केजरीवाल को कंपेयर कर रहे हैं, सेंटर की गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगा है कि बिना उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी कुछ कर लेगी? बिना उत्तर प्रदेश के 80 सीट वाला राज्य है जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं, खत्म ही है बिल्कुल, और कांग्रेस तो पता नहीं कब खत्म है। तो क्या लगे आपको, आप वो कुछ चैलेंज पोज कर देंगे? देखो मैं एक और बात बताऊं आपको, एक बहुत ये बढ़िया सवाल पूछा आपने कि बीजेपी को नेशनल लेवल पे चैलेंज करने का, चलो 2024 भूल जाओ, 2029 है। देखो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, इस बार पंजाब में चुनाव हुए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। वो सरकार कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छा कोई या पंजाब में उन्होंने काम कर रखा था या हमारे पास कुछ पंजाब में प्रेजेंट करने के लिए है कि भाई हमने ऐसा करा हम आज करेंगे। मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल है आदमी को ये देखने के लिए कि एक प्रदेश में
एक इतना बड़ा पॉलिटिकल वोइड है, ऐसा पंजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों ने परेशान हो गए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे परेशान होकर आम आदमी पार्टी को जानबूझ के चुना, और इतना बढ़िया फेज था। वही चीज अब बिहार में देखने को मिलेगी आपको। ये तो कहता नहीं मैं, पॉलिटिक्स बहुत अलग है, लेकिन बिहार उसी लाइन पे चल रहा है। मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। देखो, लंबे समय तक अलायंस की सरकार रही शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की। मजबूती ये थी कि एक रूरल एरिया में स्ट्रॉन्ग, एक अर्बन एरिया में स्ट्रॉन्ग, मजबूत अलायंस था, सरकार बनी। उसके साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, देखो आज के टाइम पर अगर आप पंजाब में जाओगे, पंजाब में शिरोमणि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म का। वो सारे मुद्दे उनके लिए पीछे हैं, सबसे पहला उनका प्राइमरी धर्म है ना। और सबसे ज्यादा शिरोमणि अकाली दल की सरकार में बेअदबी के सबसे ज्यादा, सैक्रिलेज के सबसे ज्यादा इंसिडेंट हुए, सबसे ज्यादा आरोप लगे। जगह जगह जो स्वरूप थे आपके गुरु ग्रंथ साहिब के, वो फटे हुए मिले, उनमें आग लगी हुई मिली। वो बहुत बड़ा रीजन बड़ा। बेअदबी इतना बड़ा चीज है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है पंजाब में इस रीजन के ऊपर। इसके लिए तो उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को एक तरह से बहुत नफरत पैदा होगी काफी लोगों में बेअदबी के इंसिडेंट्स को लेकर। बीजेपी का एक ये थी सोच, बीजेपी का एक नैरेटिव ये बना दिया कि ये तो भाई एंटी फार्मर है, जबकि वो एक पूरी एग्रेरियन बेल्ट है, पूरा पंजाब, पूरे पंजाब में किसान है। एक सोच बनी कि भाई ये तो किसानों के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं पनप पाई। कांग्रेस पार्टी की साथ दिक्कत पंजाब में ये हुई कि जो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत हर राज्य में हुई, वही पंजाब में हुई। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग स्थानीय लीडर्स में समन्वय क्रिएट नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के फेलियर का सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर बड़ा ब्लॉक बनाते हैं। रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कांग्रेस पार्टी को बिखरने का कारण यही रहा कि मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख लो कितने लीडर गए, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, लाइन लग गई लीडर्स की। जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, सब छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले गए। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, इधर आपके पंजाब में देख लो कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रणीत कौर, मनप्रीत बादल, और ये आपका ये आपके सुनील जाखड़। इनमें एक दिक्कत ये भी तो है कि न केसीस से डराया जाए, ईडी से डराया जाए, इसमें भी तो नहीं यही बात नहीं, है। केसेस तक रह जाओ, वो दूसरे लीडर हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो। जो मैंने आपको नाम बताए, इनको केसेस से नहीं डराया गया, लेकिन ये स्थानीय लेवल पे इन्होंने क्या एलिगेशन लगाए कि राहुल गांधी बात नहीं सुनते, मिलते नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, कोई शिकायत लेकर जाओ उसका रिजोल्यूशन नहीं है इनके पास। हम कोई पार्टी के लिए कोई सलाह दे रहे कि इस चीज को इंप्लीमेंट करो, ये नहीं होगी, है ना। तो इस तरह की, तो ये इसका जवाब मैं आपको अपना जवाब पूरा कर दूं तो इस तरह से क्या था, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड का नतीजा था। जिस दिन नेशनल लेवल पे लोगों को लगने लगा कि पॉलिटिकल वर्ड है, उस दिन आप ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि इस देश में कोई तीसरी या चौथी कोई नई पार्टी उभर के वो उस गैप को फिल कर दे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक वेव आती है, 1 मिनट नैरेटिव बदलने में लगती है। आज के टाइम में आप बिहार में देख लो, जन स्वराज अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने करी, और आज के टाइम पे इतना अच्छा रेस्पॉन्स, अभी उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज भी होगी, उन्हें इलेक्टोरल सिंबल भी मिल गया, और वो हर बूथ लेवल पे वो बिल्कुल इस सारी जो राजनीति फिलहाल चल रही है इससे सबसे बिल्कुल अलग है। ना तो उनका कोई कमेंट, कोई शराब पॉलिसी हो रही, क्या हो रही, इलेक्टर, उनको कोई मतलब नहीं। उनके अपने लिस्ट कर रखे हुए, ये मेरा एजेंडा, ये 15 चीज 20 चीज है, ये मैं लेके अपने लोगों में जाऊंगा, और वो हर बूथ लेवल पे 1-1.5 लाख आदमी जोड़ के अपने साथ चल रहे। तो उस हिसाब से आप रूल आउट नहीं कर सकते उसको। कहने का तो वो सब पर्दे के पीछे चल रहा, कोई पॉलिटिक कोई वो नहीं दिखा रही, लेकिन उसके नतीजे ना आपको दिखेंगे पॉलिटिक्स में जब वो उसे एमुलेट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी उनकी रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन ये मैं ये नहीं कहता कि आते ही वो भाई उनकी इतनी एक वैसे मेजोरिटी आ जाएगी या स्वीप कर देंगे, लेकिन बहुत निर्णायक भूमिका में रहेंगे, किंग मेकर रहेंगे, या बहुत आप उनके वोट में आप इजाफा देखोगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी का काउंटर यही है कि जिस दिन लोगों को लगेगा कि पॉलिटिकल वर्ड क्रिएट होगी, हम बीजेपी से परेशान हो गए, और कोई अपोजिशन, कोई भी व्यक्ति इस विचार को सोच के चल सकता है कि हाँ अब समय है, अब मतलब निर्णय लेने का समय है, अब लेट्स पीछे पॉलिटिकल पार्टी एट नेशनल लेवल, और अब एक बीजेपी का ऑप्शन क्रिएट कर दो अपने नैरेटिव के साथ, क्योंकि लोग परेशान हैं। ये चीज भागती है। प्रशांत किशोर ने जब देखा बिहार में नीतीश कुमार एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, अनस्टेबिलिटी इतनी बिहार में, पूरा मतलब एक्सोडस इतना हो रहा, भाई युवा छोड़ के चले गए, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने भापा कि ये तो इस पॉलिटिक्स से लोग परेशान होंगे, अब नया नैरेटिव देने की, घड़ने की जरूरत है, एक नया प्रेजेंट करो उन्हें मॉडल कि ये करेंगे हम, और ये उसको करके उस एक्सेप्ट हो जाएगा आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से नेशनल लेवल में जिस दिन दिखेगा ये काम, मैं ये नहीं कहता ये काम ऐसा भी नहीं अभी कांग्रेस नहीं आ सकती, बिल्कुल कांग्रेस भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन है आज के टाइम में, 60 लॉ मेकर है, 58 लॉ मेकर को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। फिलहाल तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस ही है, और रहेगी भी कांग्रेस ही। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी, क्योंकि हर राज्य की पॉलिटिक्स अलग अलग है। यूपी में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, बिहार में भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। आप वही पिच पे, एक ही पिच पे हर जगह बैटिंग नहीं कर सकते कि हम फ्री ये दे देंगे ये दे देंगे, तो उस हिसाब से काम नहीं करेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है यूपी बिहार की, और यूपी बिहार को ओवरलुक करे बिना, है ना, 120 सीट ओवरलुक करके आप लोकसभा का सपना नहीं देख सकते।